हेलो गाइस, दिस इज मोनिका। वेलकम टू टीच वर्ड्स। पहले लेक्चर में हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम हर एक एलिमेंट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइड क्या हो, इक्वल हो। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। सो यहाँ देखिए 2H2 मतलब 2 into 2 that is 4। यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं। किस साइड में? रिएक्टेंट साइड में, राइट। यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है? प्रोडक्ट साइड में 2 into 2 that is 4। It means हाइड्रोजन के एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड एंड एज वेल एज इन प्रोडक्ट साइड, दोनों ही साइड में क्या है? इक्वल है। ओके, अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्टेंट साइड में है 2 एंड प्रोडक्ट साइड में भी 2, बिकॉज यहाँ पे 2 लिखा है, H2O पूरे मॉलिक्यूल के सामने 2 लिखा हुआ है। इट मींस ये 2 एटम्स किसके होंगे? ऑक्सीजन के लिए भी ये 2 है। मींस यहाँ ऑक्सीजन का भी कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स। सो रिएक्टेंट साइड भी ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 2 है, और प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं? 2 है। That means number of atoms of oxygen on both the side, reactant as well as product, वो भी क्या है? इक्वल है। सो ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स किसके? हर एक एलिमेंट के रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, दोनों ही साइड जब इक्वल होते हैं, सो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं हम लोग? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, आगे देखते हैं हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, राइट? सो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के इक्वल नहीं हो पाते। कहाँ? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। जैसे कि एग्जाम्पल है, यहाँ क्या लिखा है? Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। इस इक्वेशन में Fe के एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 1 एंड प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 3। इट मींस दे आर नॉट इन इक्वल नंबर्स। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? रिएक्टेंट साइड 2 एंड प्रोडक्ट साइड 2। ओके, सिर्फ हाइड्रोजन है जिसके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों ही साइड में इक्वल है। ऑक्सीजन के देखते हैं। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड 1 है एंड प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 4। सो ये भी क्या है? इक्वल नहीं है। सो वो इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन प्रोडक्ट साइड, जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट के क्या हो? सेम हो। सो वो इक्वल नहीं है, राइट? सो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं हम लोग? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक बार और रिकैप्चुलेट करते हैं। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? वो इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों ही साइड इक्वल हो, दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और वो इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइड इक्वल नहीं हो पाते हैं, सो दैट इक्वेशन इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जब भी कोई केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं, सो हमें हमेशा उसे कैसे लिखना होता है? बैलेंस्ड वे में, राइट? बैलेंस्ड वे में मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइड नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के क्या होने चाहिए? इक्वल। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? ऐसा तो नहीं है कि भाई दिखने में अच्छा लगना चाहिए या फिर हमें अच्छा लगना चाहिए इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं।
नो हम हमेशा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड वे में क्यों लिखते हैं? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई ना कि हम कोई भी जो मास है ना उसे हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो अगर हमने कोई भी एलिमेंट्स रिएक्शन में लिए हैं तो जितना हमने लिया है उतना ही प्रोडक्ट साइड में आपको मिलेगा, राइट। सो दैट इज वाई कभी भी अगर बैलेंस कर रहे, अगर हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमेशा उसे हमें कैसे लिखना है? बैलेंस्ड वे में, ठीक है। सो अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, राइट, वो हम देखते हैं। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। सो ये इक्वेशन क्या है? अभी अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड है हमें कैसे पता लगा? यहाँ देखिए Fe के कितने एटम है? 1। H2 मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। ऑक्सीजन के कितना एटम है यहाँ? 1। ये किसकी बात हुई? रिएक्टेंट साइड की। अब प्रोडक्ट साइड में देखिए Fe के कितने एटम्स है? 3। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 एंड हाइड्रोजन के हैं 2। क्या ये इक्वल है नंबर में? नो। यहाँ रिएक्टेंट साइड Fe के नंबर ऑफ एटम्स है 1 बट यहाँ पे है Fe के नंबर ऑफ एटम्स 3, दैट इज अनइक्वल, राइट। यहाँ हाइड्रोजन की 2 है, यहाँ हाइड्रोजन की 2 है, ओके, ये इक्वल है। बट व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम्स है 1 रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में है 4 विच इज ऑल्सो अनइक्वल। इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के इक्वल नहीं है। सो अब हमें क्या करना होगा? हमें ये नंबर ऑफ एटम हर एक एलिमेंट के क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइड में इक्वल बनाने होंगे, ठीक है। सो इक्वल बनाने होंगे तो हम कैसे बनाए भाई? देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले हमें इस इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको लेके क्या करना पड़ेगा? एक टेबल बनाना पड़ेगा। ये टेबल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला कॉलम है नंबर नेम ऑफ एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट केमिकल इक्वेशन में है आप वो सारे एलिमेंट्स के नाम यहाँ पे लिख लीजिए। तो हमारी इक्वेशन अभी कौन कौन है? Fe है, आयरन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। नेक्स्ट कॉलम अब बनाएंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। अब ये एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में कितने हैं वो लिखना है। सो रिएक्टेंट साइड में Fe कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 एंड ऑक्सीजन कितना है? 1। ओके, देन थर्ड कॉलम हम बनाएंगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं सेम एलिमेंट के, राइट। सो Fe के कितने हैं? 3, राइट, हमने यहाँ 3 लिखा है। देन ऑक्सीजन के कितने हैं? सॉरी नॉट ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन लिखा है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 एंड देन ऑक्सीजन के कितने हैं प्रोडक्ट साइड में? दैट इज 4। ओके, ये हमने लिख लिया डेटा एक टेबल के फॉर्म में। अब यहाँ पे हम देखेंगे आयरन का नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट है 1 बट प्रोडक्ट में है 3 विच इज नॉट इक्वल। हाइड्रोजन इक्वल है, ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। और अगर हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए तो ये सारे ही एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या आने चाहिए? इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन, राइट, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? 4 बट यहाँ है 1। तो सबसे पहले हम वो एलिमेंट को उठाते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है, राइट। यहाँ पे सबसे ज्यादा किसमें है? ऑक्सीजन के केस में, राइट। सो ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या है? 4। यहाँ पे है रिएक्टेंट साइड 1। क्या हम 1 को 4 कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग? यस। कैसे कर सकते हैं हम 4? क्यों ना हम ये 1 में 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दे तो कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4। तो ये ऑक्सीजन, ये कहाँ की बात हो रही है? कौन से वाले ऑक्सीजन के? रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में इस ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई किया? 4। तो क्या मैं 4 को यहाँ लिख सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ नीचे कभी भी 4 को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अगर हमने यहाँ 4 लिखा तो मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा। हम 4 को कहाँ लिख सकते हैं फिर? क्या हम यहाँ लिख सकते हैं O के सामने? नो, हम मॉलिक्यूल के बीच में नहीं लिख सकते। फिर हम कहाँ लिखेंगे? ये जो मॉलिक्यूल है
इसके सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे यहाँ पे 4, क्योंकि अगर हम ऐड कर रहे हैं कोई चीज तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। सो हमने यहाँ लिखा 4, तो 4 एटम्स किसके हो गए अब ऑक्सीजन के। चलो ठीक है, ऑक्सीजन हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। बट अब व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, जैसे कि मैंने यहाँ 4 लिखा तो 4 इंटू 2 हाइड्रोजन कितने हो गए अब 8। कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड में। यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ हो गया है 8 किसका, हाइड्रोजन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए हैं 8। बट यहाँ प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, यहाँ पे तो 2 ही है। तो क्या हम 2 को 8 बना सकते हैं, यस। 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, तो यहाँ बन जाएगा 8। तो ये हमने किस में मल्टीप्लाई किया है 4 को, हाइड्रोजन में, किस साइड के, प्रोडक्ट साइड के। तो यहाँ प्रोडक्ट में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं H2 में, ठीक है। यहाँ पे 4 लिख देते हैं, सो 4 इंटू 2 क्या हो गया 8। क्लियर है। अब देखें, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया है, बट आयरन अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है। आयरन के एटम्स प्रोडक्ट में है 3 बट रिएक्टेंट में है 1। 1 को 3 कैसे बनाया जाए, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई बाय 3, वी विल गेट 3। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, ओके। इस तरीके से अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारा डेटा आ गया है, यहाँ पे हमारा डेटा आ गया है। यहाँ पे अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड। Fe इसके 3 एटम, यहाँ पे 4H2O, फिर यहाँ पे Fe3O4 प्लस 4H2। आई होप ये बैलेंसिंग आपको समझ में आई होगी। अब हम कुछ और इक्वेशंस को बैलेंस करके देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ओके। फर्स्ट इक्वेशन में बैलेंस करके बताती हूँ, बाकी की इक्वेशन देन आप लोग एक बार ट्राई करिए। चलिए फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, क्या लिखा है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। यहाँ हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, प्रोडक्ट साइड में 2, ओके। हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, रिएक्टेंट साइड 2, बट प्रोडक्ट साइड है ओनली 1, मींस ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। तो अब क्या किया जाए, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ सिर्फ एक। क्या मैं 2 यहाँ लिख सकती हूँ, नो। क्यों, क्योंकि रूल नहीं है, इसमें मॉलिक्यूल चेंज होगा। यहाँ लिख सकते हैं, नो। कहाँ लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल के जस्ट सामने में लिख सकते हैं हम, यहाँ 2। सो हो गए ऑक्सीजन के कितने एटम, 2 प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में भी 2, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बट यहाँ पे अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 इंटू 2 दैट इज 4, पर यहाँ पे हाइड्रोजन की कितने एटम है, 2, इसे भी हमें 4 बनाना होगा। सो यहाँ पे भी हम सामने क्या लिखेंगे, 2, ओके। सो 2 इंटू 2 4, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्लियर है सबको, ओके। अब बाकी की 3 इक्वेशन आई सजेस्ट आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार आप तीनों ही इक्वेशंस को बैलेंस करने का ट्राई कीजिए, ओके। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलो आंसर्स देखते हैं, ओके। सेकंड इक्वेशन है P4 प्लस O2 गिव्स P2O3। रिएक्टेंट साइड में P फॉस्फोरस के कितने एटम्स हैं, 4, ओके। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, एंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, फॉस्फोरस के 2 एंड ऑक्सीजन के 3। दैट मीन्स यहाँ पे भी फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन दोनों के ही नंबर ऑफ एटम्स क्या है, अनइक्वल है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस P के कितने हैं, 4 एटम्स, यहाँ पे 4 नहीं है, 2 है। इसको 2 को क्या हम 4 बना सकते हैं, यस। कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग 2, 2 इंटू 2, ये हो गया 4। ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 2 इंटू 3 दैट इज 6। यहाँ ऑक्सीजन के नीचे यहाँ लिखा है 3, तो ये 3 इस 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, दैट इज 6। पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2। क्या हम इस 2 को 6 कर सकते हैं, ऑक्सीजन के एटम्स को, यस। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। सो यहाँ हमने 3 लिख दिया, 3 इंटू 2 6। तो यहाँ अब P4 हो गया, यहाँ भी P4 हो गया। O कितने हो गए यहाँ एटम, 3 2 6, यहाँ पे भी O के कितने एटम हो गए, 3 इंटू 2 दैट इज 6। सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो
बैलेंस्ड। नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं हम लोग। ये है N2 plus H2 gives NH3, राइट। सो इस इक्वेशन में यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, और प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन का 1 एटम है एंड हाइड्रोजन के 3। यहाँ पे दोनों ही एलिमेंट्स क्या है, अनबैलेंस्ड है। यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम है, यहाँ एक ही है, इसको बैलेंस कैसे करें, 2 कैसे बनाए, सिंपल है, यहाँ सामने क्या लगा देंगे 2। बट हाइड्रोजन क्या हो गया, 3 into 2 कितना हो गया 6, बट यहाँ पे है 2, क्या 2 को 6 बना सकता है, ऑफ कोर्स, कैसे, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 जा 6, वेरी सिंपल, राइट। ये इक्वेशन भी बैलेंस होगी। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट इक्वेशन, क्या है, C कार्बन प्लस Fe2O3 gives Fe plus CO2। Fe कितने एटम्स हैं, रिएक्टेंट साइड है 2, प्रोडक्ट साइड है 1, क्या हम इसको 2 बना सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ लगा दिया 2, Fe बैलेंस हो गया, ओके। कार्बन C कितना है 1, यहाँ कितने हैं 1, ये बैलेंस्ड है। एंड ऑक्सीजन यहाँ है 3, यहाँ कितने हैं ऑक्सीजन 2। तो अब ये 3 को 2 कैसे बनाए, 2 को या फिर 3 बनाओ, कैसे कर सकते हैं, डिफिकल्ट है थोड़ा। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर मैं इस CO2 के सामने 3 लिखती हूँ, 3 2 जा 6, हो गए ऑक्सीजन 6, और यहाँ ऑक्सीजन है 3, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2। जब यहाँ 2 था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 था तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। बट यहाँ Fe कितना हो गया, 2 into 2 4 हो गया, तो यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 के बदले हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4Fe, ओके। यहाँ कार्बन क्या हो गया 3, कार्बन के एटम्स प्रोडक्ट साइड में हो गए हैं 3, तो यहाँ भी हमें क्या लिखना होगा 3, ओके। सो इस तरीके से हमारी लास्ट इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो गई है, ओके। अब हम देखते हैं कि कोई भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, राइट। तो अभी हमने देखा कि उसे हमें कैसे लिखना है, बैलेंस्ड तरीके से, नंबर ऑफ एटम्स दोनों ही रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड इक्वल होने चाहिए हर एलिमेंट के। बट यहाँ पे हम सिर्फ अभी हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना देखा है, बट अगर हम कोई केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि उस इक्वेशन के थ्रू हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाए, राइट, कि जो केमिकल है वो किस स्टेट में है। तो हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे, राइट। सो सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस को और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए, हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। सो इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकल स्टेट। जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, सो मेक इट श्योर कि हम उसमें हर जो भी एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, उसके सामने उसका फिजिकल स्टेट लिखे। फिजिकल स्टेट मीन्स व्हाट, कि भाई वो किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैसियस स्टेट में है। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड में है तो उसके सामने हम लिखेंगे S, अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड में है तो हम लिखेंगे L उसके सामने, अगर कोई गैसियस मीडियम में है तो लिखेंगे G। एक और एक चीज, अगर कोई सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व्ड फॉर्म में है, राइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सपोज सॉल्ट है जो किसी लिक्विड में, कोई सॉल्वेंट में डिसॉल्व्ड तरीके से है, तो हम क्या कहेंगे, अगर वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में है किसी सॉल्वेंट में तो हम उसका स्टेट क्या लिखेंगे, एक्वास। क्या लिखेंगे, एक्वास। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, स्मॉल a एंड स्मॉल q। ये कब लिखना है हमें, जब कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व्ड हो। क्लियर है, जैसे क्या एग्जाम्पल है, C कार्बन, इसके सामने लिखा है S, S लिखा है मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है। O2 इसके सामने लिखा है G, मतलब ये गैसियस फॉर्म में है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके भी सामने लिखा है G, मतलब कि ये गैसियस फॉर्म में है। नेक्स्ट एक और एक एग्जाम्पल है, यहाँ लिखा है Zn जिंक, S लिखा है माने कि सॉलिड स्टेट में है। यहाँ देखिए क्या लिखा है HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके सामने लिखा है AQ, स्मॉल a एंड q, मतलब कि एक्वास मीडियम, मतलब ये जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में है।
देन ZnCl2 जिंक क्लोराइड, इसके सामने भी लिखा है Aq, मतलब ये भी डिजोल्व फॉर्म में है एक्वास। H2 इसके सामने लिखा है G, मतलब कि गैसियस फॉर्म में है। सो इस टाइप से जब आप इक्वेशन लिखते हो और उसके सामने मेंशन करते हो कि जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में है, किस स्टेट में है, तो हमें इससे कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है उसके बारे में और अच्छे से इंफॉर्मेशन क्लियर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हीट, सनलाइट, प्रेशर एंड टेम्परेचर। इट मीन्स कभी भी कोई केमिकल इक्वेशन है, राइट, उसको हमें अगर उसके होने के लिए कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन लग रही है, इट मीन्स अगर कोई केमिकल रिएक्शन है जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई स्पेशल कंडीशन लग रही है कि हाँ, अगर इसको हम इतनी हीट प्रोवाइड करें तभी केमिकल रिएक्शन हो पाएगा। सो वो केमिकल रिएक्शन को पॉसिबल करने के लिए जो भी कंडीशन लग रही है वो भी हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन में स्पेसिफाई करना चाहिए। जैसे कि यह एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये बहुत ही नोन एग्जाम्पल है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। जैसे कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O, यहाँ पे एरो के पास क्या लिखा हुआ है, लाइट। ये लाइट कहाँ से मिल रही है, सनलाइट। ठीक है, कहाँ से मिल रहा है, सनलाइट। एंड इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ग्रीन लीफ के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, राइट। सो इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट साइड में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, राइट। सो यहाँ पे ये लाइट और क्लोरोफिल क्या बताना चाह रहा है कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, इस केमिकल रिएक्शन के लिए ये लाइट का होना एंड क्लोरोफिल का होना इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये कंडीशन जब तक नहीं होगी, जब तक ये दोनों चीजें नहीं मिलेगी, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो जब भी किसी केमिकल इक्वेशन के एरो के ऊपर कुछ चीज लिखी हो, लाइक हीट कितनी देनी है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, या सनलाइट चाहिए, या प्रेशर चाहिए, या टेम्परेचर चाहिए, सो वो सारी चीजें हम कहाँ लिखते हैं, इस एरो के ऊपर। और ये शो करता है कि इस केमिकल रिएक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ये रिएक्शन कंडीशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है प्रिसिपिटेट, राइट। प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड, हमने पहले भी देखा था कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और प्रिसिपिटेट बन रहा है, सो वो एक साइन है कि यस यहाँ पे क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनता है, व्हाट इज प्रिसिपिटेट, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, प्रिसिपिटेट वो सॉल्ट होता है जो कि कभी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होता, ये बोलना चाहिए, राइट। क्या बोला, व्हाट इज प्रेसिपिटेट, वो सॉल्ट जो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल नहीं होता, या तो वो नीचे जम जाएगा, या यहाँ पे दिख रहा है ना, इस लिक्विड के अंदर दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है ग्रीन कलर में, इसमें ब्लैक कलर में, बट ये चारों ही सॉल्ट सॉल्वेंट के अंदर क्या है, सोल्यूबल नहीं हो पा रहे हैं, राइट, सोल्यूबल नहीं है। सो ऐसे सॉल्ट जो सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। सो ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब ऐसा सॉल्ट जो कि सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल नहीं होता। सो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है, सो उसको हम किससे शो करते हैं, इस एरो से। कैसा एरो है ये, वर्टिकली डाउनवर्ड। सो वर्टिकली डाउनवर्ड एरो क्या शो करता है कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो सॉल्ट है, वो कैसा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, दैट इज इट इज इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट। जैसे कि आप BaSO4, ये कैसा है, इनसोल्यूबल है, मतलब कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, गैस लिबरेशन। अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है और उसमें कोई भी सपोज एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में इवॉल्व हो रहा है, तो उसको हम कभी भी कैसे शो करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड एरो से। ठीक है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड एरो है, बट डाउनवर्ड मीन्स नीचे सेटल हो गया,
ये सोल्यूबल नहीं है सॉल्वेंट में, मतलब कंप्लीटली ये सोल्यूबल नहीं है, इसलिए ये नीचे बैठ गया सॉल्ट, इसलिए हम नीचे वाला एरो दिखाएंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड एरो क्या शो कर रहा है कि भाई गैस इवॉल्व हो गई, राइट। सो कभी भी अगर कोई भी रिएक्शन है जिसमें कोई भी एलिमेंट अगर क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्शन है जिसमें CO2 बना और वो क्या हो गया, इवॉल्व हो गया, राइट। सो हम उसको कैसे शो करेंगे, CO2 को सामने हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक वर्टिकली अपवर्ड का एरो। ये वर्टिकली अपवर्ड एरो क्या शो करेगा कि ये जो गैस है इस रिएक्शन में इवॉल्व हो रही है। क्लियर है। फिफ्थ लास्ट पॉइंट क्या है, कैटलिस्ट, राइट। व्हाट इज कैटलिस्ट नाउ, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो जो रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है, ये बोलना चाहिए। क्या बोला मैंने, व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस को फास्ट करते हैं। बट जब भी हम इस कैटलिस्ट को अगर केमिकल रिएक्शन में डालते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, सो कभी भी वो केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, राइट। केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम हुए बिना वो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है। सो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। क्लियर है। Let us read the definition. What is catalyst? A substance that increase the rate of chemical reaction. मतलब वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करता है, बढ़ाता है। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस को फास्ट करता है। हाउ, विथआउट itself being consumed in a chemical reaction. मतलब केमिकल रिएक्शन में खुद कंज्यूम नहीं होता, बट उसकी प्रोसेस को, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है। दैट इज व्हाट कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट का काम क्या है कि रिएक्शन की प्रोसेस को फास्ट करना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, उसका इक्वेशन अगर हमने लिखा है और उस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने में कैटलिस्ट का होना बहुत जरूरी है। सो ये बहुत जरूरी है कि उस कैटलिस्ट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन में हम कहाँ पे मेंशन करेंगे, सपोज यहाँ पे एक हमारे पास केमिकल इक्वेशन है A प्लस बी इट गिव्स C, राइट। ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। तो कैटलिस्ट को हम कहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, इस एरो के ऊपर। ये जो एरो होगा, इस एरो के ऊपर हम कैटलिस्ट लिखेंगे कि भाई हमने कौन सा कैटलिस्ट इस रिएक्शन के अंदर यूज किया है, जो कि मस्ट है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो आई होप ये 5 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, राइट। कि सो कौन से 5 पॉइंट है जो केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाता है। फर्स्ट इज व्हाट, टू राइट द स्टेट, राइट, फिजिकल स्टेट। पहला पॉइंट क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, सो उसमें जो भी मॉलिक्यूल है, एलिमेंट्स है, वो किस स्टेट में, किस फिजिकल स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस और एक्वास मीडियम। सो ये चीज हमें केमिकल इक्वेशन में मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट। सेकेंड इज व्हाट, कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या उसके लिए कोई स्पेसिफिक रिएक्शन कंडीशन जरूरी है, लाइक हीट, सनलाइट, प्रेशर एंड टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, प्रिसिपिटेट। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो हम उसको कैसे शो करेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड एरो से। अगर सपोज कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें गैस लिबरेट हो रही है, तो हम उसको कैसे शो करेंगे इक्वेशन में, बाय यूजिंग वर्टिकली अपवर्ड एरो। एंड लास्ट इज व्हाट, कैटलिस्ट। अगर किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो उस कैटलिस्ट को भी स्पेसिफाई करना जरूरी है अबव द एरो। क्लियर है। ये बताएगा कि इस कैटलिस्ट के वजह से ये जो केमिकल रिएक्शन है उसकी प्रोसेस फास्ट होती है और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है। क्लियर है। व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो खुद केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम हुए बिना केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस को फास्ट करता है।
आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड फॉर नोट्स एंड क्विज क्वेश्चंस आप हमें हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।